हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी गुड एट होम. अपनी रिवीजन केमिस्ट्री में टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम. In this chapter, we have to study some formulae and some theoretical concept. Again, an important one. Let's start. इस चैप्टर में one of the most important topic is Bohr's model of atom. बोर के एटॉमिक मॉडल में हमें मालूम है कि रदरफोर्ड के मॉडल के बाद उसमें ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए बोर ने कुछ पॉइंट्स दिए थे. उन पॉइंट्स को लेकर के एक नया मॉडल आया एटम के लिए. उसी मॉडल को हमें डिटेल में पढ़ना होता है और यहीं से हमारा जेई और नीट का सिलेबस स्टार्ट होता है. तो बोर्स मॉडल में बोर ने अपना पहला पॉस्टुलेट जो दिया था वो क्या था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट एनर्जी लेवल्स कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल इन एन एटम विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी. जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है और हमें ये मालूम है जब ये रिवॉल्व करेगा तो ये अराउंड न्यूक्लियस इन ए फिक्स एनर्जी शेल, यानी कि जितने भी शेल हैं n इज इक्वल टू 1, आपको मालूम है इसको के शेल कहते हैं, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4, इसे n शेल बोलते हैं. इनका नाम भी रखा गया है. तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए फिक्स एनर्जी शेल विदाउट गेनिंग एनर्जी और विदाउट लूजिंग एनर्जी. ये ना तो कभी एनर्जी गेन करेगा ना तो एनर्जी लूज़ करेगा. अब बोर को ये बताना पड़ा कि आप जिस शेल में इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करा रहे हो उस शेल की एनर्जी बताओ और उस शेल का रेडियस बताओ, और अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बताओ. यानी कि बोर ने सबसे पहले कैलकुलेट करके बताया एनर्जी ऑफ द शेल, रेडियस ऑफ द शेल एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए शेल. तो हमें अब इस रिवीजन में फार्मूलों की डेरिवेशन तो नहीं पढ़नी है, हम डायरेक्ट फार्मूले पे आएंगे और फार्मूले की एप्लीकेशन पे आएंगे. तो एनर्जी ऑफ द शेल का जो फार्मूला बोर ने कैलकुलेट करके दिया वो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम. ये दोनों एनर्जी पर एटम में है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और एक जूल में है. अगर इसे पर मोल करना हो तो आप 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे और उसे फिर अगर किलो जूल में कन्वर्ट हुआ तो 1000 से डिवाइड करोगे तो एक इजी सा फार्मूला आ जाता है -1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल. ये तीन फार्मूले आपको एनर्जी के याद रखने हैं. अब इसमें जेड क्या है? जेड इज एटॉमिक नंबर एंड एन क्या है? एन इज शेल नंबर. जिस शेल की एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है या जिस शेल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है. तो जेड एटॉमिक नंबर, एन शेल नंबर. आपको ये भी पता होना चाहिए कि बोर ने जो मॉडल दिया था वो हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था और इनका मॉडल इज़ वैलिड ओनली फॉर द एटम और आयंस विच हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन. यानी कि ओनली वन इलेक्ट्रॉन रखने वाले एटम और आयंस के ऊपर ही बोर के फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जेड तो चेंज हो सकता है, एन भी चेंज हो सकता है, बट आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि उस एटम और आयन में एक ही इलेक्ट्रॉन है या नहीं. अगर एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो बोर फॉर्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड. लेट्स टेक ए एग्जाम्पल. सपोज मैंने आपसे पूछा फाइंड एनर्जी ऑफ थर्ड शेल ऑफ हीलियम+1. हीलियम+1 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1. तो बोर का फॉर्मूला वैलिड है और बोर का फॉर्मूला अप्लाई आप कर सकते हो. अब अप्लाई करोगे तो थर्ड शेल हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो ये -13.6 जेड स्क्वायर की जगह पे 2 स्क्वायर और शेल नंबर की जगह पे 3. ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में -13.6 इंटू 4/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम.
अगर हम हाइड्रोजन के शेल की एनर्जी निकालें, डिफरेंट शेल की, तो EH1 कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, -13.6। हाइड्रोजन का Z1 और फर्स्ट शेल की एनर्जी निकाल रहे हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये हमारे लिए आ जाता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से अगर EH2 कैलकुलेट करें तो -13.6 शेल नंबर 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। EH3 थर्ड शेल की एनर्जी, तो ये आता है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यू कैन चेक EH1, EH2, EH3, सबसे ज़्यादा एनर्जी शेल की किसकी है? EH3 की। इसका मतलब है ये हमें क्या बता देता है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जाओगे, शेल की एनर्जी या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाती है। यानी कि न्यूक्लियस के क्लोज रहने वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सबसे कम है, और अगर एनर्जी सबसे कम है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट में है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट में किस शेल में होता है, तो शेल नंबर 1। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर कहता हूँ N1 ये लोअर एनर्जी शेल है एंड N2 को कहता हूँ ये हायर एनर्जी शेल है। तो जो N1 शेल की एनर्जी है और N2 शेल की एनर्जी है, तो EN2 इज़ ग्रेटर देन EN1। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आते हैं दूसरे फार्मूले पे, रेडियस का। रेडियस का जनरल फार्मूला बोर ने बताया 0.529 n² Z एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे भी n क्या है? शेल नंबर, और Z क्या है? एटॉमिक नंबर। जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूँ फाइंड रेडियस ऑफ सेकेंड शेल ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव, तो लिथियम 2 पॉजिटिव का Z कितना होता है? 3, और n की वैल्यू कितनी है? 2। तो रेडियस आप बता दोगे सेकेंड शेल लिथियम आयन का, ये कितना आ जाएगा? 0.529, n की जगह पे 2 और Z की जगह पे 3, तो ये आ गया 4/3 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। मतलब आप सिंपल से फॉर्मूले को याद रखोगे तो आप रेडियस, एनर्जी एंड इसके बाद वेलोसिटी यू कैन इजीली कैलकुलेट एंड गेट द आंसर। ये रेडियस का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से उन्होंने वेलोसिटी का भी फॉर्मूला बताया हुआ है, जनरल फॉर्मूला वेलोसिटी का 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी सेम, Z क्या है? एटॉमिक नंबर, और n क्या है? शेल नंबर। तो जिस शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपने निकालनी है वो शेल नंबर आप पुट करोगे, और जिस आयन या एटम के लिए आपको निकालना है उसमें Z की वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर। जैसे आपसे कहा जाए फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताओ लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए, तो लिथियम 2 पॉजिटिव का Z कितना? 3, n की वैल्यू कितनी दी है? 4, तो V4 फॉर लिथियम 2 पॉजिटिव कितना आ जाएगा? Z की जगह पे आप कितना रखोगे? 3, n की जगह रखोगे 4, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। आप कैलकुलेशन कर लोगे, यू विल गेट द आंसर। अब देखो इन फॉर्मूले में कुछ शॉर्टकट भी निकल के आ जाते हैं। शॉर्टकट क्या है देखना। जब हम टोटल एनर्जी डिराइव करते हैं तो पता चलता है ये जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी किसकी? इलेक्ट्रॉन की, या आप शेल की। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेल, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।
टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आता है काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी। एंड कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो ये जो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करके आती है ये माइनस काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कि प्रॉब्लम में जब कभी भी आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई हो तो आपसे पूछा जाएगा टोटल एनर्जी, तो आपको सिर्फ साइन चेंज करना है, यू विल गेट टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? काइनेटिक एनर्जी हाफ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, और नेगेटिव साइन आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आती है, तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप ही क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो ये रिलेशन आप याद रखोगे, इस रिलेशन को अप्लाई करके आप इजीली आंसर बता दोगे डायरेक्टली, अगर ये डाटा दिया हुआ है तो। इसके बाद से कुछ और फार्मूले हैं, जैसे ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड बाई एन इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। और अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये हो जाता है वी एन अपॉन 2πRn। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट करके कुछ आता है 6.66 इंटू 10⁻15 Z² अपॉन n³। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² अपॉन n³, ये आपने याद रखना है। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी के अलावा टाइम पीरियड अगर पूछा जाता है तो टाइम पीरियड आपको मालूम है ये क्या होगा? 2πRn अपॉन Vn। सर्कमफ्रेंस को आप किससे डिवाइड कर देते हो? वेलोसिटी से। तो आपको पता चल जाएगा कि 1 रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है। तो ये कैलकुलेट होकर के कितना आ जाता है? ये आ जाता है 1.5 इंटू 10⁻16 n³ अपॉन Z², और ये क्या आता है? सेकेंड। तो आप यहाँ पे टाइम पीरियड ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? n³ अपॉन Z²। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे जो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी है, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² अपॉन n³ एंड टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ अपॉन Z²। तो ये रिलेशन डायरेक्टली आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, आप इसे याद रखोगे। बोर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी मर्जी से किसी शेल में मूव नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन उसी पर्टिकुलर शेल में मूव करेगा जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा आइदर h/2π और इट्स इंटीग्रल मल्टीपल। एंगुलर मोमेंटम आपको मालूम है, एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कितना आ जाता है? mvr। बोर ने बोला mvr मस्ट बी इक्वल टू आइदर h/2π और इट्स इंटीग्रल मल्टीपल। अगर एक कंडीशन अप्लाई होती है तभी इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर शेल में मूव करेगा। और यहाँ पे m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है? रेडियस ऑफ द शेल जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है। h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और n क्या है? दैट इज शेल नंबर जिसमें उसे रिवॉल्व करना है। ये बोर का तीसरा पॉस्टुलेट। बोर का अगला पॉस्टुलेट बेस्ड है एनर्जी डिफरेंस पे। हमने ये पढ़ लिया कि अगर N2 हायर एनर्जी शेल है और उसकी एनर्जी EN2 है, N1 लोअर एनर्जी शेल है और उसकी एनर्जी मैंने कह दिया EN1, तो EN2 विल बी ग्रेटर देन EN1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी लोअर एनर्जी शेल में है
लेट से इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में है, यहाँ पे है, और इसे n इज इक्वल टू 3 में जाना है, तो हमें ये पता है थर्ड शेल की एनर्जी फर्स्ट शेल की एनर्जी से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन अपने से तो जा ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। और ये कितनी देनी पड़ेगी? जो इन दोनों शेल की एनर्जी का डिफरेंस होगा। हमारी केमिस्ट्री में जब कभी भी एनर्जी को दी जाती है तो उसका साइन हमेशा लिया जाता है पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं एग्जांपल लूँ हाइड्रोजन एटम का, तो EH1 ये था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, EH3 ये था -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो मुझे अगर फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को थर्ड शेल में भेजना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? आप दोनों शेल की एनर्जी का डिफरेंस निकालोगे, तो ये डिफरेंस जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी शेल में भेजा जाता है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसी के जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है तो उसे एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी। यही बोर का पॉस्टुलेट है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम लोअर एनर्जी शेल टू हायर एनर्जी शेल, एनर्जी हैज़ टू बी गिवन, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी शेल टू लोअर एनर्जी शेल, एनर्जी इज रिलीज्ड। कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा? दोनों के शेल की एनर्जी का डिफरेंस, En2 माइनस En1। और आपको मालूम है जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो किसके बराबर होगी? h न्यू के, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, या फिर आप कह सकते हो hc अपॉन लैम्डा। यहाँ से आपको 1 अपॉन लैम्डा का एक फार्मूला भी जनरेट हो जाता है जिसे आप रीडबर्ग फार्मूला भी कहते हो, और ये कितना आ जाता है? 1 अपॉन लैम्डा RH/Z², 1 अपॉन N1² माइनस 1 अपॉन N2²। और आपको ये मालूम है ये जो N1 है ये हमेशा लोअर एनर्जी शेल, और ये N2 है, दिस विल बी हायर एनर्जी शेल। Z आपको पता है, दिस इज एटॉमिक नंबर। RH को कहते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आती है 109,679 सेंटीमीटर इनवर्स, बट कैलकुलेशन में हमेशा हमें वैल्यू लेनी पड़ती है 1.09 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये लास्ट के डिजिट अगर आपको भूल भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर लेते हो? लैम्डा। और ये जो लैम्डा कैलकुलेट होता है, इस लैम्डा के ऊपर बेस्ड आप हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में मिलने वाली अलग अलग ग्रुप ऑफ लाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे देते हो। इसी लैम्डा के ऊपर बेस्ड हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाते हैं। आपको ये मालूम है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में ग्रुप ऑफ लाइंस दिखती हैं कुछ इस तरीके से। रदरफोर्ड का मॉडल इसी बात पे फेल हो गया था कि ये लाइंस क्यों दिखती हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। इसको भी बोर ने एक्सप्लेन किया था। अब ग्रुप ऑफ लाइंस में बोर ने अलग अलग ग्रुप ऑफ लाइंस के लिए एक ही फॉर्मूला बनाया हुआ है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने रिसर्च में इसी फॉर्मूले को यूज़ करके 1 अपॉन लैम्डा RH/Z², 1 अपॉन N1² माइनस 1 अपॉन N2², इस फॉर्मूले को यूज़ करके उन्होंने चेक किया है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए N1 की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। जिस साइंटिस्ट ने इस ग्रुप के बारे में बताया उसके नाम पे उस ग्रुप को बोल दिया गया सीरीज़। जैसे एक सीरीज़ है जिसे हम बोलते हैं लाइमन सीरीज़। इसमें N1 की वैल्यू उन्होंने फिक्स किया 1 और N2 को वेरिएबल लिया, वेरिएबल 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो उनको एक ग्रुप मिल गया जिसको हमने बोल दिया लाइमन सीरीज़। फिर एक साइंटिस्ट बामर आए, उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने N1 को 2 फिक्स किया,
तो उनको मिल गई एक दूसरी सीरीज़, दूसरे ग्रुप ऑफ लाइंस का पता कर लिया। N2 यहाँ पे वेरिएबल बना 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसी तरह से पार्शियल सीरीज़ बनी जहाँ पे N1 को फिक्स किया गया 3, N2 वेरिएबल बना 4, 5, 6 एंड सो ऑन। फिर ब्रैकेट सीरीज़, यहाँ पे N1 की वैल्यू 4, N2 की वैल्यू 5, 6, 7 एंड सो ऑन। फिफ्थ पीफंड सीरीज़, N1 की वैल्यू 5, N2 की वैल्यू 6, 7 एंड सो ऑन। आप देखोगे आपको जो लर्न करना है कि N1 की मिनिमम वैल्यू जो फिक्स की गई है फॉर ए पर्टिकुलर सीरीज़, जैसे लाइमन सीरीज़ के लिए N1 इज इक्वल टू 1 फिक्स किया गया, बामर के लिए N1 इज इक्वल टू 2, पार्शियन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, पी फंड के लिए 5। ये आपने याद करना है। और N2 देखो हमेशा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एक ऐड करते जाओ। जैसे अगर लाइमन के लिए N1 इज इक्वल टू 1 है तो N2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। बामर के लिए N1 इज इक्वल टू 2 है तो N2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से एंड सो ऑन। अब ये जो लाइमन सीरीज़ है ये हमें मिलती है यूवी रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। बामर सीरीज़ है ये मिलती है विजिबल रीजन में, और बाकी ये 3 हैं ये मिलते हैं इंफ्रारेड रीजन में। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बामर सीरीज़। बामर सीरीज़ का N1 इज इक्वल टू 2 और N2 की वैल्यू कहाँ से वेरी करती है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही सीरीज़ हमें दिखती है, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन बामर सीरीज़ पे बनते हैं। अब देखो आपने जो लैम्डा का फॉर्मूला निकाला है, आपको मालूम है अगर कभी आपसे पूछा जाए लैम्डा मिनिमम कि मिनिमम वेवलेंथ किसी भी सीरीज़ में बताओ, तो आपको मालूम है ई का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लैम्डा। लैम्डा मिनिमम पूछा गया तो इसका मतलब है आपको क्या चाहिए, डेल्टा ई मैक्सिमम। अब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम कहाँ से कहाँ पे होगा किसी भी सीरीज़ के लिए, तो जो N1 की मिनिमम वैल्यू होगी वहाँ पे से लेकर के N2 की मैक्सिमम वैल्यू के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वही गैप क्या होगा, मैक्सिमम। तो किसी भी सीरीज़ के लिए अगर हमें लैम्डा मिनिमम निकालना है या डेल्टा ई मैक्सिमम निकालना है तो N2 को क्या होना पड़ेगा, इन्फिनिटी। तभी एनर्जी गैप क्या आएगा, ज़्यादा आएगा और लैम्डा हमारे लिए मिनिमम आएगा। तो किसी भी सीरीज़ के लिए लैम्डा मिनिमम आ कितना जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर, और इधर 1 अपॉन N2 स्क्वायर वो इन्फिनिटी रखा है तो ये कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से हमारा लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट होकर के आ जाएगा N1 स्क्वायर अपॉन आर एच जेड स्क्वायर। ये आ गया हमारा लैम्डा मिनिमम फॉर एनी सीरीज। अब ज़्यादातर क्वेश्चन सिंस बामर सीरीज़ पे बनते हैं, तो अगर आपसे कहा गया बामर सीरीज़ के लिए फॉर बामर सीरीज़ लैम्डा मिनिमम बताओ, तो बताओ N1 की कौन सी वैल्यू लोगे बामर सीरीज़ के लिए, 2। तो ये कितना आ जाएगा, 4 अपॉन आर एच। अब जेड अगर सपोज करो उन्होंने कह दिया हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम में जेड कितना ले लेते हो, 1। तो ये आ जाएगा 4/RH। कोई दूसरा एटम होगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप उसका जेड रख करके लैम्डा मिनिमम बता दोगे। इसी तरह से अगर लैम्डा मैक्सिमम पूछा जाए तो डेल्टा ई क्या लेना पड़ेगा आपको, मिनिमम, यानी कि एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो अगर N1 की वैल्यू मैंने n रख दिया तो N2 क्या होना चाहिए, जस्ट एक ज़्यादा, यानी कि n+1। ये आपको देगा लैम्डा मैक्सिमम। अगर मैंने कहा बामर सीरीज़ के लिए लैम्डा मैक्सिमम बताओ, तो बताओ N1 की कौन सी वैल्यू रखोगे मिनिमम, बामर सीरीज़ के लिए N1 कितना होता है, 2। तो N2 क्या हो जाएगा, 3। आपको लैम्डा मैक्स कितना मिलेगा, आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 की जगह पे 2 का स्क्वायर, N2 की जगह पे 3 का स्क्वायर। तो ये देखो कितना आ जाएगा,
आर एच जेड स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा -4 5 और नीचे क्या आ जाएगा 36, ये आ गया 1/λ मैक्स। अगर मैंने कहा हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू क्या रखोगे 1, यहाँ से लैम्डा मैक्स कैलकुलेट होकर के क्या आएगा 36/5 आर एच। कई बार ये वैल्यू डायरेक्ट आपसे पूछी गई है ऑप्शंस में दे करके, आप बामर सीरीज़ का तो याद ही रखना। तो लैम्डा मिनिमम 4/RH, लैम्डा मैक्सिमम 36/5 RH। लैम्डा मिनिमम के लिए N2 क्या रखना है इन्फिनिटी, और लैम्डा मैक्सिमम के लिए N2 की वैल्यू N1 से एक ज़्यादा। तो जिस भी सीरीज़ का आपको लैम्डा मैक्स लैम्डा मिनिमम पूछा गया है आप इजीली बता लोगे। अब एक और इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी आपसे कहा जाता है फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ बताओ। फर्स्ट लाइन को हम अल्फ़ा लाइन भी कहते हैं। जब कभी भी फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ आपसे पूछी जाए, इसका मतलब है N1 अगर आपने N लिया है तो ध्यान रहे कि N2 क्या होगा N+1 होगा किसी भी सीरीज़ के लिए। सेकेंड लाइन की वेवलेंथ पूछी जाए, सेकेंड लाइन को हम बोलते हैं बीटा लाइन। तो अगर N1 N है आपका तो N2 क्या होगा N+2। थर्ड लाइन पूछी जाए, इसे कहते हैं गामा लाइन। तो N1 की वैल्यू अगर N है तो N2 की वैल्यू आप कितना लोगे N+3। तो किसी भी सीरीज़ में अगर आपको अल्फ़ा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन पूछा जाता है उनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए, तो आप समझ जाओगे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन की वेवलेंथ पूछी जा रही है। तो फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ का मतलब है कि N1 आपने जो भी मिनिमम वैल्यू रखा जिस भी सीरीज़ के लिए, N2 क्या लोगे उससे एक ज़्यादा। और अगर सेकंड लाइन का पूछा गया तो N2 क्या लोगे 2 ज़्यादा। थर्ड लाइन पूछा गया तो N2 क्या लोगे 3 ज़्यादा। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे अल्फ़ा बीटा गामा लाइन की वेवलेंथ। आई होप कि ये पॉस्टुलेट आपको अब क्लियर हो गए होंगे। अब कभी आपको एनर्जी डिफरेंस पे हमने वेवलेंथ निकाला, कभी आपको अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन को अगर हमें जिस भी शेल में है वहाँ से उसे एटम से बाहर ही करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस स्टेट, उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये ध्यान रखना है, आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला जस्ट एनर्जी का वही फॉर्मूला है जो हमने शेल की एनर्जी के लिए लिखा हुआ है। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, वहाँ पे वो एनर्जी ऑफ द शेल और एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन था, उसी एनर्जी को हमें जीरो करना है तो माइनस की जगह पे क्या रख देना है प्लस 13.6 Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जूल में कैलकुलेट करना है तो यही हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² जूल पर एटम। यानी कि आयनोशन एनर्जी का फॉर्मूला और एनर्जी का फॉर्मूला एक ही है, डिफरेंस किसका है सिर्फ साइन का। तो आई होप कि आप आयनोशन एनर्जी भी कैलकुलेट कर लो। अब जब इलेक्ट्रॉन कभी भी N2 हायर एनर्जी शेल और N1 लोअर एनर्जी शेल अगर यहाँ से नीचे आता है तो बीच में बहुत सारे एनर्जी शेल होंगे, तो वो अलग अलग ट्रांजिशन करता है और अलग अलग ट्रांजिशन से आपको मालूम है एनर्जी रिलीज़ होती, और हर एक करस्पॉन्डिंग एनर्जी के रिलीज़ होने के साथ ही हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है। स्पेक्ट्रल लाइन क्या कहलाती है, जो हमें स्पेक्ट्रम में लाइंस दिखती हैं उनको बोला गया है स्पेक्ट्रल लाइंस। तो बोर ने एक फार्मूला भी दिया है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का, कि आपको कितनी लाइंस टोटल मिलेगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन comes from N2 energy shell to N1 energy shell will be equal to N2 minus N1, N2 minus N1 plus 1 by 2। और अगर N1 इज इक्वल टू 1 है और मैंने N2 को N पुट कर दिया तो यही टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है N इंटू N माइनस 1 बाई 2 में। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अगर हमने N1 को 1 रख दिया और N2 को N रख दिया।
बट कभी कभी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए पूछा जाता है कि कितनी लाइंस दिखेंगी, और कभी भी अगर पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए पूछा जाए तो आपने क्या करना है, आपने डिफरेंस दे देना है n2 माइनस n1, ये फॉर ए पर्टिकुलर सीरीज़। इसका मीनिंग मैं अभी प्रॉब्लम से समझाता हूँ। ये एक शॉर्टकट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एनर्जी शेल से सेकेंड एनर्जी शेल में आता है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताओ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एनर्जी शेल से सेकेंड एनर्जी शेल में आता है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होगी, तो आप क्या कैलकुलेट करके बताओगे, 5 माइनस टू, 5 माइनस टू प्लस 1/2। देखो ये कितना आ जाएगा, 6 लाइन्स। ठीक है, और वो 6 लाइन कौन कौन सी होंगी आप ऐसे समझ सकते हो। अब देखो फिफ्थ से सेकंड पे आए, हमारे n इज इक्वल टू 1 तो है ही नहीं, फिफ्थ से 4 पे आए, फिर 4 से 2 पे आए, 4 से 3 पे आए, फिफ्थ से 3 पे आए, 3 से 2 पे आए। देखो कितनी लाइंस आ गई, 6 लाइंस। बट आपसे अगर पूछा जाता है कि आप सिर्फ बताओ नंबर ऑफ विजिबल लाइंस, आप देखो इसमें से विजिबल लाइन कितनी है, विजिबल लाइन वो होंगी जो कहाँ पे आएंगी, बामर सीरीज़ में, यानी कि n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2। तो जो सेकंड शेल तक आएंगी लाइंस वही विजिबल होंगी। तो आप देखो एक लाइन ये 5 से 2 वाली डायरेक्ट वाली विजिबल होगी, दूसरी और कौन सी विजिबल होगी, आप देखो 4 से 2 ये वाली विजिबल होगी, जैसे ये वाली विजिबल है ये वाली विजिबल होगी, 3 से 2 ये वाली विजिबल होगी, बाकी जो 3 लाइन्स है वो विजिबल नहीं होंगी। तो अगर कभी विजिबल लाइंस पूछी जाए, यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, बामर सीरीज़ में लाइंस बताओ, तो बामर सीरीज़ में लाइंस बताने के लिए आपने देखा अगर मैं 5 में से 2 माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 3, यानी कि नंबर ऑफ विजिबल लाइन विल बी इक्वल टू 3। तो अगर इस तरह से थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। बोर मॉडल के फेल होने के कुछ रीजंस थे बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेशन, बट आज भी हम बोर के मॉडल को रेफरेंस के फॉर्म में लेते हैं क्योंकि ये बेस प्रोवाइड करता है फॉर मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। तो देखते हैं लिमिटेशंस क्या क्या हैं। इसकी जो एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है, जो ये फर्स्ट वन, बोर का एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ के लिए वैलिड था। हाइड्रोजन के लिए या फिर हाइड्रोजन जैसे दूसरे जो आयंस बनते हैं जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हीलियम प्लस के पास एक इलेक्ट्रॉन, Li2 प्लस के पास एक इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम 3 प्लस के पास एक इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर तो ये वैलिड है। बाकी किसी ऐसे एटम जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोर का मॉडल फेल हो जाता है। फिर उसके बाद ये जो लिमिटेशन है, बोर सीरीज कुड नॉट अकाउंट फॉर द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये क्या होती है, आपको मालूम है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में ग्रुप ऑफ लाइंस दिख रही थी, ऐसे ग्रुप ऑफ लाइंस थी। जब हमारे पास और अच्छे माइक्रोस्कोप आ गए, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, तो इन लाइंस के बीच में भी कुछ फाइन लाइंस दिख रही थी, छोटी छोटी लाइंस दिख रही थी। अब ये लाइंस क्यों बनती हैं, इसको बोर के मॉडल से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है, यानी कि फाइन लाइंस की प्रेजेंस क्यों है इसकी इंफॉर्मेशन बोर के मॉडल में नहीं मिलती है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन बन गई। उसके बाद आता है ये बोर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टार्क एंड जीमन इफेक्ट। अब ये इफेक्ट क्या होते हैं, अगर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के पास आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप ऑब्जर्व करते हो कि जो ये स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही थी इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। इस स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
इसे कहा जाता है स्टार्क इफेक्ट। और यही अगर स्प्लिटिंग मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हो रहा हो तो इस पे स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को बोला जाता है जीमन इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट क्यों होते हैं इसकी भी एक्सप्लेनेशन बोर के मॉडल में नहीं मिलती है। और जो दूसरी लिमिटेशंस हैं, जैसे द थ्योरी डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। It does not explain the experimentally observed variation in intensity of the spectral line of the element. बोर का एटॉमिक मॉडल इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में कुछ भी नहीं बता पाता, और ये इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी नहीं बताता कि एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज किए जाते हैं। तो ये सारी लिमिटेशंस की वजह से बोर का एटॉमिक मॉडल फेल हो जाता है। फिर नया एटॉमिक मॉडल आता है जिसे हम कहते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल और मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल के आने के पहले कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आई होप कि आज आपने बोर एटॉमिक मॉडल, बोर के मॉडल की लिमिटेशंस अच्छी तरह से समझ ली होगी। आज इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक जो वेव मैकेनिकल मॉडल के आने से पहले आए थे उन्हें डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।